बेटा ये जो टॉपिक है हमारा अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी में, वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्चुअली मैंने आपको पहली क्लास में डेफिनेशन दे दिया था, फिर और एक बार देख लीजिए क्योंकि बीच में अगर गैप पड़ जाता है तो बच्चा भूल जाता है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी लिबरेट करता है, उसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हो। बेटा एफिनिटी को आप डिनोट कर सकते हो एज ए ईए के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप डिनोट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी का मतलब चेंज इन द एनर्जी बेटा, और चेंज इन द एनर्जी को आप डेल्टा एच से बताते हो। ये आपको काइनेटिक्स में पढ़ा, आई मीन थर्मोडायनामिक में पढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसलिए आपको ईजी लिख दो तो आपको और भी आसान पड़ जाएगा कि ये सिंबल आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही है। चलो अब इन दोनों को हम और एक से समझेंगे, अच्छा सा मेथड देके। एंड व्हाट इज दैट, लेट मी डिस्कस विथ यू। बेटा वो मेथड है हमारा, दैट इज कि पहला मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया कि एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है बेटा, कोई एक न्यूट्रल गैसेस एटम हो, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए और एनर्जी लिबरेट कर गई। उस लिबरेटेड एनर्जी को सर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कैसा लिखोगे बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when the electron is added to the valence shell of the isolated gases atom। सही है ना, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज दैट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। बेटा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड या रिलीज होगी कब, जब हम कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल में डाल दे। व्हेन एन व्हेन एन electron is added to when an electron is added to वैलेंस शेल। जानते हो वैलेंस शेल क्या है बेटा, आखिरी वाला शेल। जैसे कि न्यूक्लियस है, पहली ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ये फोर्थ आखिरी वाली ऑर्बिट है ना, इसको वैलेंस बोला गया है। हम अंदर से बाहर देख रहे हैं तो बाहर की सबसे वाली लास्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। तो बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, मतलब अकेला गैसियस फॉर्म में हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, है ना बेटा। आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो जो एनर्जी रिलीज कर गई, उस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है बेटा आपके लिए, इस डेफिनेशन को अपन एक इक्वेशन के फॉर्म में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा एक दो मिनट देखिए। अगर मैं कुछ न्यूट्रल गैस एटम लेना चाहूँ, कोई भी ले लो बेटा, जिस तरह से हम अब तक यूज करते हैं ना, एक न्यूट्रल एटम एम होगा, एक्स हो गया, वाई होगा, कुछ तो भी वन ऑफ द न्यूट्रल एटम है। और वो न्यूट्रल एटम आपका कैसा है, गैस स्टेट में है। चलो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बेटा एक न्यूट्रल एटम होगा और वो आपके गैस स्टेट में होगा। तो जो न्यूट्रल एटम आपके गैस स्टेट में होगा बेटा, उसको हम ऐसा मेंशन करना चाहते हैं। एक न्यूट्रल एटम है, गैसेस है, अच्छी बात है, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए बेटा, जैसे ही डालो उसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते कुछ एनर्जी लिबरेट करती है सर। और उस लिबरेटेड एनर्जी को सुधीर सर ने कहा था कि आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल के काम चला लो, और अच्छी बात है, दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही बोला ना मैंने, अच्छी बात है। बेटा हमेशा याद रखना, अगर आपका एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन ऐड करती हो तो एनर्जी लिबरेट ही करेगी, एनर्जी लिबरेट ही करेगी। तो हम बोलेंगे जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसको पकड़ के चलेंगे बेटा, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर ये आपका आइसोलेटेड है, फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम इज, तो जनरली पहली वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी। फॉर आइसोलेटेड गैसेस एटम इज एन
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छी बात है बेटा, ये प्रोसेस कैसा है आपका? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं है, वो अलग है। तो ये जो है मैंने जो लिखा था, न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन डालने के बाद उसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज आ तो गई, और ये जो एनर्जी लिबरेट कर गई ना बेटा, ये जो लिबरेट एनर्जी कर गई ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये जो अपनी फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू है ना बेटा, पहली वैल्यू, तो ये जो पहली वैल्यू है ना वो आपकी कैसी होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। मतलब इसको मैं मेंशन कैसे करूंगा? चेंज इन द एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA1। क्यों बेटा? जो भी वैल्यू आपके प्रोडक्ट साइड में जैसे भी होती है, वो आप डेल्टा एच में अपोजिट साइन में लगाना है। इसकी साइन कैसी है बेटा? प्लस है, अपोजिट साइन लगा दो, माइनस हो गया। सर हम तो इतना तो पढ़ लिए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आना मतलब हमारा प्रोसेस कैसे चला? सर हमारा प्रोसेस चला एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आपकी नेगेटिव होना चाहिए। बेटा अभी ये जो आपका आया, अब इसमें और एक इलेक्ट्रॉन डालो, तो ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, और भाई नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो क्या बोलना? सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, राइट बेटा, या तो आयन, is an endothermic process due to inter electronic repulsion। तो अब आ जाओ, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, पहली तो बेटा आपकी क्या आ गई? एक्सोथर्मी की आ गई, गॉट द पॉइंट। सेकंड इलेक्ट्रॉन, ऐसा करो ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, भाई अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कर रहे हो आप? उसी में, एडिशन इन आइसोलेटेड गैसियस आयन। सर ये आयन ही है ना? हाँ भाई। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन टू द आइसोलेटेड गैसेस आयन इज ऑलवेज, कैसा होगा? इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे भाई? मैं आपको बता दूं। और ये क्यों हो रहा बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बेटा ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है? ऑलरेडी आपके ये वाले आयन के सर पे नेगेटिव है, और आने वाला भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा। देखिए ये आपका यूनि नेगेटिव गैसेस आयन है, यहाँ नेगेटिव, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। भाई नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? सर रिपल्शन तो होगा ना, और इस रिपल्शन को आपने क्या कह दिया बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इसके कारण ये तो ऐड नहीं कर सकते, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, देने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, देने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ऐसे केस में एनर्जी लिबरेट करने के बजाय ये रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। बेटा एनर्जी यहाँ अब्सॉर्ब हो गई, तो यहाँ प्लस EA2 आता, यहाँ पर माइनस EA2 लिखते हैं, और डेल्टा एच में माइनस को क्या कर देना? प्लस करना। तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस आना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। मतलब ये प्रोसेस को, ये रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, और जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो मैं ऐसे लिखा हूं, EA2 है बेटा, दे रहे ना एनर्जी, वेरी गुड। अब इसको ठीक से लिखने के लिए मुझे ऐसा, यही लिख दूं मैं? हाँ, इसको ठीक से लिखने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आपको यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया। बेटा ये जो EA2 आपके इस साइड में लेफ्ट साइड में आया, वहां लिखे तो माइनस में लिखते हो आप, है ना? एक काम करेंगे, ये पूरा रिएक्शन अपन ऊपर लिखेंगे, आप यहां तक लिख दो बेटा, जगह नहीं है, आई विल राइट हियर, यहां तक लिख दो, मैं ऊपर लिखना चाहूंगा।
वेरी गुड। अब देखो ये रिएक्शन को मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, मतलब क्लैरिटी आएगा बेटा बच्चों को, पक्का आएगा कि पहली नेगेटिव क्यू थी और दूसरी वाली पॉजिटिव क्यू आई। क्यू आई, देखिए बेटा इसी को, ये जो लिखे ना, इसी को ऊपर कर देता हूं मैं। ये आपका यूनी नेगेटिव गैसेस आयन था, आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते थे। भाई ये लाइक चार्जेस होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन हो गया, और रिपल्शन होने से इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं कर पाए, तो आपको बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ी। बेटा कुछ एनर्जी देनी पड़ी तो रिपल्शन फोर्स मिनिमाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर गए, और इसके सर पे दो नेगेटिव चार्ज आपने लेके आ गया। बेटा इस रिएक्शन को एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, यूनी नेगेटिव गैसेस आयन, और आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहा पर वो नहीं हुआ, थोड़ी एनर्जी बाहर से दे दिए, वो एफिनिटी 2 था, और जाके इलेक्ट्रॉन फिर ऐड करवा लिए, तो आपका ये आया। बेटा इस रिएक्शन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये प्लस E2 वहां गया तो माइनस E2 आ गया। बेटा सुधीर सर ने क्या बोला था, जो भी वैल्यू यहाँ हो आप वो डेल्टा एच ई जी लिखते वक्त उसकी साइन को रिवर्स करो। ये साइन क्या है बेटा, माइनस, क्या बना लो, प्लस। तो बोलो सर आपकी फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू कैसी थी, 100, सेकंड कैसी आई, पॉजिटिव, मतलब ये आपका आ गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच का प्लस आना मतलब एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच का प्लस आना मतलब एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच का माइनस नेगेटिव आना मतलब एक्सोथर्मिक है। इसीलिए मैंने बोला था जनरली फर्स्ट ये वैल्यू एक्सोथर्मिक होती है, और बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन दिस वन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक की रिपल्शन हो गई है। दिख रही है, दिख रही है, ये आपको लिखा गया है, लिख लो सर। इसका अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे भाई, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, विल सी वन मोर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल। बता दे, वेरी गुड सर। बेटा इसको है ना, नोट्स को अच्छे से नोटबुक में लिखते जाना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आएगा, याद कर लो मैंने क्या बोला, जितनी बार लिखोगे हाथ से उतनी बार वो आते जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख दिए ना, तो ब्रेन में भी स्क्रीनशॉट ही रहता है, वो निकलता नहीं है बाहर, तो याद से हाथ से लिखना है। अब देखो अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बेटा ये ऑक्सीजन का न्यूट्रल गैसेस एटम था, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसने O नेगेटिव बना लिया, ये भी गैसेस फॉर्म में आ गया। बेटा ये प्रोसेस करते हुए में आपको मालूम है, ये बताया गया है, ऐसा आपको याद नहीं करना है, पर ये बुक में लिखी हुई वैल्यू है, और वो ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि इसकी वैल्यू इतनी थी, कितनी, 141 केजे पर मोल। बेटा आप मुझे बताना, डेल्टा एच की जो वैल्यू दिख रही नेगेटिव, आपको क्या बता रही है, क्या वो एक्सो है या एंडो है? एक्सो है तो बताइए, एंडो है तो बताइए। अब इस यूनी नेगेटिव गैसेस आयन वाला, इसी में सर और एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करना चाहूँ, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो गई, होने के बाद कुछ तो आपने बाहर से एनर्जी देके O2 माइनस बना लिए। बेटा ये वाली प्रोसेस करने के लिए एनर्जी अभी कुछ इतनी लगी, ये भी बुक में लिखी हुई वैल्यू है, आपको याद नहीं करना पड़ता, ये आपको समझाने के लिए है कि ऐसा होता है। दे नेवर आस्क यू इसकी वैल्यू कितनी, कितना है, सर ने कितना लिखा है, बुक में कितना लिखा है, कोई नहीं पूछता, आपको ये समझाने के लिए है। आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि पहली एक्सो है या एंडो है, दूसरी वाली वैल्यू प्लस 744 दिया है बेटा, तो ये आ रहा 744 केजे पर मोल। अब इससे आपने क्या अंदाजा लगा लिया, बोलो, बोलो बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आना मतलब ये क्या है, एक्सो है कि एंडो है? वेरी गुड सर, ये एक्सोथर्मिक का प्रोसेस है, मतलब आपकी फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू जो भी होगी बेटा एक्सो, और सेकंड एफिनिटी वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। चीजें समझ में आ रही सर, आ रही? इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एनर्जी लिबरेट होगी, एक्सोथर्मिक, पहली वाली एक्सो ही है। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज है, आने वाला भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके रिपल्शन फोर्स मिनिमाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड कर गया, और आप बोलोगे मुझे सेकंड एफिनिटी वैल्यू मिल गई। लेकिन कैसी मिली, रिलीज होने वाली से एनर्जी वैसी मिली या एब्जॉर्ब से? एब्जॉर्ब से मिली है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है
वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और बेस्ट एग्जांपल अपने ऑक्सीजन का मैंने दे दिया। अगर आपको ये भी जानना है कि सही में सही है नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, क्या करना, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो। कैसे भाई, देखो जो आयन आपके सिमिलर है अपोजिट साइड के, कैंसिल करो। देखो बेटा, ओ नेगेटिव गैस प्रोडक्ट में है, ओ नेगेटिव गैस रिएक्टेंट में सेम, उड़ा लिए। ये आपका ऑक्सीजन, अच्छी बात है बेटा। 1+1 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, आपको क्या आया, ओ के सर पे 2 नेगेटिव आया। आपको अभी ये डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, निकाल के देखो भाई। 744 प्लस है और -141 प्लस इंटू माइनस माइनस 141, 4 से गया 306 प्लस, तो सर डेल्टा एच टोटल +1+2। अब मैं क्या लिख दूं बेटा, डेल्टा एच ऑफ टोटल, ये पूरी टोटल हो गई, कितनी आई, सब +603 603 केजे पर मोल। भाई ओवरऑल वैल्यू आपको क्या बता रहा है, आपने बोलना बेटा ओवरऑल प्रोसेस इज, बोलो सर, ओवरऑल प्रोसेस इज थर्मो दिस एंडोथर्मिक प्रोसेस। आ रहा ना बेटा, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब एंडोथर्मिक ही हुआ ना, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया आपकी, एंडोथर्मिक हो गई है। देख लो बेटा, अच्छा सा एग्जांपल दिया था मैंने, प्लीज चेक इट एग्जांपल वंस अगेन। बेटा नेक्स्ट वन, अभी ये जो एग्जांपल दे दिया मैंने नेट रिएक्शन लिख के, अब मैं आपको ये देना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ पॉली नेगेटिव एनायंस होते हैं, मतलब एनायन जिसके सर पे एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, वो पॉली नेगेटिव एनायन होते हैं। तो बेटा सारे पॉली नेगेटिव एनायन जब भी बनते हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक की प्रोसेस हो जाती है। देखिए बेटा, ऑक्सीजन के सर पे एक नेगेटिव है कि 2 नेगेटिव है, बोलो, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव, मतलब ये क्या हुआ, पॉली नेगेटिव एनायन हो गया। और ये पॉली नेगेटिव एनायन बनने के लिए उसकी ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप लिख सकते हो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, यहां जोड़ दो ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन। पॉली नेगेटिव एनायन का मतलब वो वाले एटम जिसके सर पे एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन लाइक ऑक्सीजन के सर पे 2 नेगेटिव, हाँ बेटा, ऑक्सीजन के सर पे कितने, 2 नेगेटिव, ये एक पॉली नेगेटिव एनायन हुआ। बेटा नाइट्रोजन के सर पे 3 नेगेटिव, ये भी पॉली नेगेटिव एनायन हुआ। कार्बन के सर पे 4 नेगेटिव, बेटा ये भी पॉली नेगेटिव एनायन ही हुआ ना। तो O के सर पे 2 नेगेटिव, N के सर पे 3 नेगेटिव, कार्बन के सर पे 4 नेगेटिव, ये पॉली नेगेटिव एनायन है। इज ऑलवेज, फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन इज ऑलवेज क्या बेटा, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई डाउट भाई, क्योंकि पहली वैल्यू तो नेगेटिव, दूसरी तो पॉजिटिव, और ओवरऑल ऐड करोगे तो हमेशा आपको ओवरऑल प्रोसेस पॉजिटिव मिलने वाला है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस ही मिलने वाला है, राइट, वो भी लिखे जा। गॉड बेटा, ये था आपका छोटा सा कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट को हम आईआईटी मेंस के लिए या नीट के लिए अप्लाई करेंगे, वो कैसे होता है थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बता दूं मैं, वेरी गुड। अब ये जो चीजें हमने सीखे हैं, अब इसका एप्लीकेशन जानेंगे बेटा। एप्लीकेशन मतलब एग्जाम में कैसा कैसा घुमा घुमा के पूछता है एग्जामिनर, ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे लोग डर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जो बच्चा सुधीर सर से पढ़ लेना उसको कोई एग्जामिनर घुमा नहीं सकता, क्योंकि बच्चे लोग इतना कंसेप्चुअली इतना सोचना शुरू कर देते हैं 360 डिग्री से, कि एग्जामिनर के पास पूछ बचता ही नहीं कि बच्चों को पूछा कैसे जाए। देखो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है अभी, पहले इसको अपन समझेंगे और बाद में से क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, एग्जामिनर चाहता है, क्या चाहता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो उससे अच्छा मैं एक आपको पॉइंट दे रहा हूं, वो पॉइंट पकड़ के बैठ जाओ। कैसे, देखो, अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम है, और याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, सर ये तो वही बात हुई ना,
कि एक न्यूट्रल एटम है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाला, एनर्जी लिबरेट करी, हुई तो एफिनिटी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। सर ये पॉइंट को पकड़ लो बेटा, इसमें आईआईटी मेंस नीट के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे दोगे? भाई एग्जाम्पल ही देना था मुझे, पर पहले मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, अब उसका एग्जाम्पल बना के दे रहा हूं। देखो बेटा, न्यूट्रल एटम ये है, कैसा है, गैसेस है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे ही ऐड कर दिए इसका बन गया एक्स नेगेटिव गैसेस आयन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये तो एनायन बन गया, और ये एनायन बनने के बाद एनर्जी लिबरेट करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी लिबरेट करेगा। सर उस लिबरेटेड एनर्जी को क्या मैं एफिनिटी बोल दूं? अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। दूसरा, अब आपका ये एनायन से आपको इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो एनर्जी देना पड़ेगा, जो एनर्जी दोगे वो उसकी आयोनाइजेशन होगी। तो इस एनायन से आपने कुछ एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर गया और आपका एनायन बन के न्यूट्रल एटम बन गया। तो ये उल्टी वाली प्रोसेस को आपने क्या बोला? आयोनाइजेशन एनर्जी बोला, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब इसको देख के आप ऐसा नहीं बोलोगे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम एक्स इन गैसेस स्टेट इज इक्वल टू क्या बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या, एक्स नेगेटिव आयन इन द गैसियस। सर सुधीर सर ने तो वही लिखा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी ऑफ एन आयन। समझ में आया? इट इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी ऑफ इट्स एन आयन। कोई डाउट बेटा इसमें? अब थोड़ा उल्टा सोचो, आप सोचो बेटा, ionization potential of neutral atom is equal to electron affinity of dash। मैं बता रहा हूं, ionization energy of neutral atom is equal to electron affinity of dash। भाई ये डैश में क्या आना चाहिए? क्या बेटा वो एक्स नेगेटिव गैसेस स्टेट में आएगा, या एक्स गैसेस स्टेट में आएगा, या एक्स पॉजिटिव चार्ज गैस स्टेट में आएगा? क्या ऑप्शन ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है? थोड़ा सा फटाक से आंसर मत देना, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नीट लेवल का है, बच्चा सोचेगा समझेगा सही आंसर देगा तो डॉक्टर बनेगा। क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है, बच्चा सोचेगा, थोड़ा ब्रेन को स्ट्रेस देगा, सही आंसर आएगा, आंसर सही बैठेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये इतना आसान क्वेश्चन मत नहीं है कि लगा दिए थर्ड से आंसर आ गया, ना 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 ना। क्वेश्चन कैसा है बेटा, आईआईटी मेंस लेवल का है, जो कि बच्चों को बताता है कि ये बच्चा इंजीनियर बनने लायक है। और ये क्वेश्चन अपने नीट लेवल का है, ये डिसाइड करता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो ले लो बेटा, आप लोग आराम से सोचो, सोच के आंसर देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा जिसका आंसर ये कैटायन है वो सही है, क्योंकि आयनेशन पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ व्हाट, कैटायन एक्स प्लस इन द फॉर्म ऑफ जी। खत्म, ये आंसर है सर। गुड, ये आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको निकाल दे, काम का नहीं है, बैठ गया। तो इसको आप कैसे लिखना चाहोगे? ऐसे लिखो भाई, ये आपका न्यूट्रल गैसेस एटम था, राइट, क्योंकि आपको लगाना है कैटायन। तो क्या करोगे बेटा, ये चले ऐसे, फिर ये आ गया कैटायन, फिर ये चला ऐसे, फिर ये चला न्यूट्रल गैसेस एटम। फॉरवर्ड जब चले तो आयनेशन एनर्जी थी, बैकवर्ड जब चले इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी थी। बात यही ना बेटा, आगे चले आयनेशन पोटेंशियल, पीछे आए रिवर्स में इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। भाई ये दो कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब देखो आप, आपको जिस तरह से मैंने
क्वेश्चंस बताए थे, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप सारे क्वेश्चन करते जाओगे, राइट। आगे बढ़ेंगे बेटा। व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। चलो लिखते जाओ बेटा। द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, पहला वाला अपना वही वाला कॉमन जो अब तक देखते आए, क्या देखते हैं भाई, एटॉमिक साइज। पहली वाली कौन सी है, एटॉमिक साइज है। ये पहली फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करती है। कैसे, देखो भाई, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा क्या इसका स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा, सबको आ गया। कैसे, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एफिनिटी डिक्रीजेस, लिख देंगे, ये तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीजेस। पहला पॉइंट ये हो गया। सर दूसरा पॉइंट, भाई हम अलोंग द पीरियड जब चलते हैं, जब अलोंग द पीरियड जब चलते हैं तो एटॉमिक की साइज डिक्रीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगा, राइट। पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज का। बेटा दूसरा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो या न्यूक्लियर चार्ज बोलो। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता भी है, पर थोड़ा सा केटन एनायन को देख के आपको काम करना पड़ेगा। कैसे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानते हो बेटा, सुधीर सर ने क्या बताया था कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होती है। एग्जैक्ट नहीं, कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ ना, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा उसको ढकल रहा है, उसके कारण थोड़ा न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो गया। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज कॉल्ड एज ए जेड अफेक्टिव। भाई यहाँ पर ऐसा है, जेड अफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पर कैटन हो और एनायन हो तो क्या होगा, तो इसको अपन ऐसा करेंगे सर। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी जेड इफेक्टिव, क्योंकि उतनी छोटी साइज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, उतनी ज्यादा एफिनिटी, डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब एटम की साइज कम हो गई, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, भाई जितनी छोटी साइज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, जितनी बड़ी साइज उतनी कम जेड इफेक्टिव, उतनी कम एफिनिटी वैल्यू। ये हो गया सेकंड फैक्टर, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिख लो बेटा इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। बना ले। अब देखो बेटा, फैक्टर नंबर 3 है वही वाला जो अब तक आप करते आए, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट है। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो भी होते हैं ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत कम होती है या तो जीरो होती है। तो फैक्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे, तो इसमें दो पार्ट है। क्या होता है बेटा, आइदर इट विल हैव ए हाफ फील्ड और इट विल हैव ए कंप्लीटली फील्ड। तो बेटा हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। सही बात है ना, अगर वो आपके हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते तो वो कैसे होते, मोर स्टेबल होते। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, दे हैव दे हैव वेरी लेस
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और जीरो वैल्यू। बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है, या तो सीधा जीरो हो जाती है। हेंस हम बोलेंगे ऐसे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेंस these elements have इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्योंकि यहां पर है ना ऐसे वैल्यू जो होती है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको डालना भी है तो उसमें से रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड दे मस्ट हैव डेल्टा एच इजी वैल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है ना बेटा। क्या आप उस किसी स्टेबल एटम में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? नहीं सर। पर किसी ने बोल दिया नहीं डालना ही है, डालना इलेक्ट्रॉन डालना ही है, तो जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन करीब में लाओगे उतना रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा रिपल्शन फोर्स होगा उतनी एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। बेटा एनर्जी दे रहे तो प्रोसेस क्या हुआ? एंडोथर्मिक, कोई तो बता रहा है। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना बेटा, हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस वाले होते हैं एटम्स या आयन, उनकी एफिनिटी वैल्यू या तो बहुत ही कम होती है या जीरो होती है। लेकिन किसी ने बोल दिया नहीं भाई आपको इलेक्ट्रॉन डालना ही है, तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, मतलब उस रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बाहर से एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसकी डेल्टा एच इजी वैल्यू क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। नहीं, एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल देखो, मुझसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, मैं दो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन np2 की है और दूसरी वाली np3 की है। आप जान गए होंगे np3 मतलब क्या है सर? हाफ फील्ड है। बेटा हाफ फील्ड का मतलब क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैसा है? np2 का मतलब नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, मतलब ये लेस स्टेबल है और ये आपका मोर स्टेबल है। तो भाई किस में इलेक्ट्रॉन आप आसानी से डाल सकते हो? स्टेबल में या लेस स्टेबल में? इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे, समझे आप? इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे, यहां से एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगी, मतलब इसकी एफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी देन दिस वन। क्योंकि बेटा हाफ फील्ड हो कंप्लीटली फील्ड हो, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते सर, राइट? तो या तो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी या तो जीरो होगी, लेकिन फिर भी आपको ऐड करवाना है, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा एच इजी वैल्यू शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा क्या सर? आ रहा ना बेटा? ले लो स्क्रीनशॉट में, उठा लो इसको भी, उठा लो बेटा, उठा लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा ये जो फैक्टर्स ऑफ हिटिंग हमने कर लिए हैं, राइट, एटॉमिक साइज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा अब क्या करेंगे कि अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशंस ग्रुप में और पीरियड में कैसी होती है। अब आप तो जान ही गए बेटा, अगर आप पीरियड में चलो तो एटम की साइज डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सर ये सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस होगा और कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएगा। वो कैसे? आप ढूंढना है अभी। लेट अस गो विथ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकंड पीरियड। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अब आएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए का मतलब सर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, और वो हो रहा है इन इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। आई होप सारा बच्चा जानता होगा सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या है। तो कहां से शुरू होता है बेटा? वेरी गुड, शुरू होगा लिथियम से, बेरिलियम पेयर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आखिरी वाला नियॉन भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। एक काम करो भाई, इसमें से जो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उड़ा लो। ये 2s2 2p6, भाई p ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। बेटा ये 2s2 2p3, बेटा p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। भाई जो जो स्टेबल है उसको डब्बे में डाल दो। बेटा यहाँ पर बेरिलियम भी आपका 2s2 है, आप इसे भी स्टेबल कहते हो क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, तो इसको भी डब्बे में डाल दो। आप बताइए बेटा,
आपको करना क्या है, वेरिएशन ऑफ ये देखना है, और ये 3 एलिमेंट जो आपने डब्बे में डाले हैं इनकी एफिनिटी वैल्यू कैसी होना चाहिए। क्या बेटा वो इनकी एफिनिटी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम होगी, तो बोलना बहुत कम होगी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं। अब लेंगे नहीं तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली या तो 0 या तो वेरी लेस, तो तीनों को हटा लो। लेकिन ये तीनों में सबसे कम किसकी है बेटा, कंप्लीटली फील्ड नियॉन है ना। नियॉन कैसी है, ये आपका कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 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 2p6 है ना, पूरा भर गया। ये p3 है भाई, ये हाफ फील्ड है, और सर ने बोला था हाफ फील्ड हो, कंप्लीटली फील्ड हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। बेटा ये भी आपका कंप्लीटली फील्ड है 2s2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि p6 और s2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो p6। बेटा जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी एफिनिटी वैल्यू उतनी कम, ये सबसे कम इन तीनों में, सबसे कम नियॉन। अब इन दोनों में बेरिलियम नाइट्रोजन में बेटा सबसे और कम कौन, भाई ये तो हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है। और सुधीर सर ने अभी बताया था कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल, मतलब वेरी वेरी लेस आयनेशन एफिनिटी वैल्यू। मतलब ये हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड मतलब अब आएगा बेरिलियम, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, ये बहुत ही कम है। ये हाफ फील्ड है तो कम तो है, लेकिन इसकी ये वैल्यू इन दोनों से तो ज्यादा है। आ गया बेटा समझ में, क्या आया बताइए। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज्यादा स्टेबल उसकी एफिनिटी वैल्यू उतनी कम। ये देखो कंप्लीटली फील्ड है सबसे कम, ये भी कंप्लीटली फील्ड है, यहाँ ये हाफ फील्ड है थोड़ा बढ़ के आ गई। बाकी लगा लो, बचा क्या बेटा, बोरॉन बचा, फिर क्या बचा, लिथियम बचा। अब आप ही बताइए, आप लिथियम से बोरॉन को जा रहे हो, लिथियम से बोरॉन को जा रहे हो, एटम की साइज बढ़ेगी कि कम होगी। along the period atomic size decreases, बोलते जाओ बेटा, along the period atomic size decreases affinity value increases। इसका मतलब किसकी एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी साइज छोटी एफिनिटी बड़ी। बेटा लिथियम से बोरॉन पे जाओगे, इसकी साइज छोटी, इसकी एफिनिटी वैल्यू यहाँ आना चाहिए, और ये आपका यहाँ आना चाहिए, आई मीन टू से सॉरी, लिथियम बोरॉन लोअर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द एफिनिटी वैल्यू होना चाहिए। मतलब मेरा ये लिथियम यहाँ आना चाहिए, बोरॉन यहाँ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये दोनों में भी एक्सेप्शंस आ गए हैं। क्या आ गए, आई विल डिस्कस, एक सेकंड। ये दोनों को नहीं होता ऐसा, पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बोरॉन के बाद आप कार्बन पे जा रहे हो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। यहाँ से ओ पे गए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस, ये चलते गया। सर यहाँ पर गड़बड़ क्यों हो गई, यहाँ गड़बड़ क्यों हो गई, देखिए देखिए, आपको आना चाहिए था लिथियम और बाद में आना चाहिए था बोरॉन, राइट बेटा। पहले आना चाहिए था लिथियम और बाद में आना चाहिए बोरॉन, लेकिन मैंने बोला ये ऐसा नहीं होता है। क्यों, सोचो बेटा, लिथियम, लिथियम आपका मेटल है, बोरॉन है तो थर्ड ग्रुप से, लेकिन वो नॉन मेटल है। गॉट पॉइंट। बेटा नॉन मेटल का मतलब है यहाँ पर ये जो बोरॉन आपका जो नॉन मेटल है, राइट, नॉन मेटल मतलब इसकी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन है बेटा। अभी भी आपने सीखा था, ये पढ़ा था याद है, z effective directly proportional to positive charge but inversely proportional to negative charge। अब बोलो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आने से z effective कम होगा बोरॉन का, z effective कम हुआ तो बोरॉन की एफिनिटी कम हो जाएगी। ये चला लिथियम और ये चला आपका बोरॉन, ये भी तो एक्सेप्शनली हुआ ना। आप क्या समझे, लिथियम से बोरॉन पे गए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती, मान गया बेटा, मैं भी मान गया। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस, बोरॉन यहाँ होना था, लिथियम यहाँ होना था। लेकिन एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये छोटा सा कंसेप्ट भी याद रखना है बेटा, बोरॉन कभी भी +3 के फॉर्म में नहीं आता है। आप आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ोगे, बोरॉन 3- में आएगा और लिथियम Li+ में आएगा। तो भाई इन दोनों में इसकी पॉजिटिव चार्ज टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये वाला एटम आपका पॉजिटिव चार्ज आसानी से बनाएगा, Z बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा, एफिनिटी बढ़ जाएगी। और ये जो बोरॉन है B+ नहीं आता बेटा, B3- आता है।
मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, नेगेटिव चार्ज बढ़ते गए, ZF2 कम होते गया, एफिनिटी कम होती गई। तो बच्चे लोग ने ये याद रखना है, क्योंकि सुधीर सर ने इसका छोटा सा रीजन भी दे के रखा है। और ये सारी ऑर्डर किसकी है भाई? इट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। कोई डाउट है? ले लो स्क्रीनशॉट, ग्रुप का भी देख लेंगे, फटाफट कर लो बेटा, ग्रुप भी देख लेंगे। हो गया? वेरी गुड। तो याद रहेगा बेटा, अलॉन्ग द पीरियड जब चलते हैं हमको लगता है एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, तो एफिनिटी वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जो स्टेबल है पहले उनको अलग कर दिए, बाकी जा रहे अलॉन्ग द पीरियड, तो एफिनिटी वैल्यू बढ़ रही है वो लगा दिए। इन दोनों में छोटा सा एक्सेप्शन है वो भी करा दिए। राइट, ये था बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड। अब करेंगे बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। ये पीरियड का कंसेप्ट था और सेकंड पीरियड ही दिया मैंने। आईआईटी मेंस में और नीट में सेकंड पीरियड तक ही पूछता है, डरना नहीं बेटा, उसके आगे नहीं जाता है वो। अब आएगा इन ए ग्रुप। बेटा अगर आप ग्रुप में जाओगे, मतलब टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जाओगे, तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, एटम की साइज बढ़ेगी। भाई एटम की साइज बढ़ेगी तो एफिनिटी कम होना ही है ना। चलो अच्छी बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। देखो मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज, थर्ड पीरियड समझ में आ रहा है? कौन सा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी एफिनिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट is greater than इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं। आप लिथियम को पकड़ो बेटा और नीचे सोडियम, बोलो किसकी साइज बड़ी? लिथियम की साइज बड़ी या सोडियम की साइज बड़ी? सोडियम की साइज बड़ी। सोडियम किस पीरियड से आ रहा है? थर्ड पीरियड। भाई थर्ड पीरियड एलिमेंट की साइज बड़ी है तो एफिनिटी वैल्यू तो कम होना चाहिए ना। पर ये तो उल्टा बोल दिए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। सर ऐसे कैसे एक्सेप्शनल है? तो भाई पहले एक्सेप्शन तो सीखेंगे ना। कैसे? आप देखो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। ये फ्लोरीन है, सर ये कहां से आ रहा? तो आपने बोलना सर ये सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है। फिर ये क्लोरीन है, सर ये कहां से आ रहा? सर ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और मैंने बोला थर्ड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होती है देन सेकंड पीरियड, मैंने यही बोला ना। तो बता दो F4Cl में Cl की एफिनिटी ज्यादा है। यहां लिखो बेटा, F4Cl में Cl की एफिनिटी ज्यादा है। अब इसके पीछे भी समझो रीजन क्या है। सुनो, एफिनिटी का अच्छा सा मतलब समझो, तब तो आपको है ना केमिस्ट्री की फील आएंगी कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे। बेटा एफिनिटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू कीप द इलेक्ट्रॉन। मैंने इससे पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं बेटा। एक एटम होगा, वो एटम में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, तो वो एफिनिटी है। नहीं समझे? समझो समझो समझो। ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आप उसमें डाल रहे हो, जैसी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में जैसी गया, एनर्जी लिबरेट कर गई, उसे आपने एफिनिटी बोला। तो अब थोड़ा सा अंदर आ जाइए बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में आप तभी डाल सकते हो जब इसके पास खाली जगह हो। खाली जगह है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, पैक कर लिया, एनर्जी लिबरेट कर गई, एफिनिटी हो गई। तभी है ना, जब जगह होगी तो इलेक्ट्रॉन डालोगे। बेटा अब ऐसा सोचो, एक एटम है, उसके पास जगह ही नहीं है, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बहुत है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसने अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ गया। अब जैसे ही आ गया, ये क्या करता है? इसको देख के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं उसको रखने के लिए। मतलब इसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की है पर रखने के लिए जगह नहीं है, तो भाग गया ना। वही तो केस है बेटा फ्लोरीन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। सर ये हीलियम था, 2s2 है, 2p5 है। 2p5 मतलब p के 3 डब्बे, 3 डब्बे में 5 इलेक्ट्रॉन,
और ये डब्बे में एक भी इलेक्ट्रॉन रखने को जगह खाली तो नहीं है भाई। क्लोरीन की आ जाओ सर, ये हो गया नियॉन, ये हो गया 3s2 3p5 3d0 लिख सकते हैं बेटा, याद रखो 3d0 लिख सकते हैं। देखो 3p5 ये p है ना, 3p5 बना ले बना ले बना ले बना ले, ये 3p5 1 2 3 4 5। बेटा ये जगह नहीं है तो भी आप जानते हो 3d0 डब्बा तो खाली है, नहीं है 3d खाली है भाई। ये खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है और रखने की भी है। जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखेगा उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। Hence we can say chlorine is the third period element having greater affinity value than the fluorine which is a second period element. Reason क्या? खाली डब्बे। आपको लग रहा होगा 2d बना दीजिए भाई, d orbital will start only from third orbit not from the second orbit। सही बात है। तो आप क्या बोलना बेटा इसमें, that electron affinity of third period element is greater than the electron affinity of second period element। चीजें समझ में आ रही है? मतलब हम लिखेंगे क्या सर, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, स्मॉलर साइज है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंक्रीज मतलब देखो छोटी सी जगह है, उसमें ऑलरेडी उससे फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी है बेटा, 9 है ना, 9। तो छोटी सी जगहों में ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और जगह तो है भी नहीं, वो 9 इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब इतनी सी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो स्मॉलर द वॉल्यूम ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डेंसिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या, रिपेल कर देगा, ऐड करने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इसीलिए जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इट विल हैव मोर रिपल्शन। ये ऑलरेडी छोटा सा साइज है, इतने से साइज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज बन गई और आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव 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 क्या हो गया, रिपल्शन। मतलब हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर मोर रिपल्शन, हेंस incoming electron suffer more repulsion, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को और रिपल्शन हो गया। अब ये वाला केस में क्या हो गया, बट अब क्लोरीन की केस में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू लार्ज साइज, बट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। मानते हो ना बेटा, क्लोरीन की साइज बड़ी है, अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। बेटा अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होने के कारण, क्योंकि साइज उसकी लार्ज है, कारण क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज होगी ड्यू टू लार्ज साइज, तो देयर विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Hence we can say this electron density around nucleus decreases, hence Cl will have greater affinity value than that of fluorine। क्या बेटा ये स्टेटमेंट समझ में आया? अगर आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। क्यों? अगर ये समझ में नहीं आता तो बेटा इसको पकड़ के चलो। कैसे? सुनो, ये फ्लोरीन की छोटी सी साइज है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बेटा अभी इतने इलेक्ट्रॉन होने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना मतलब ये एटम अपने आप में एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस बन गया है। भाई आने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑलरेडी स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो नेगेटिव 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 में रिपल्शन हो गया, और रिपल्शन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन आप डाल नहीं सकते तो एफिनिटी वैल्यू कम हो गई। बेटा क्लोरीन बड़ी सी साइज का है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इतनी खाली जगह है,
मतलब इतनी खाली जगह होने, लार्ज साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन फट से अंदर और बाहर एनर्जी लिबरेट कर गई। उस लिबरेटेड एनर्जी को आपने क्या बोला? एफिनिटी बोला। बेटा यही वाला कंसेप्ट मैंने स्टेटमेंट में लिखा के दिया, देखो अच्छे से देखो। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, दिख रहा है स्मॉलर साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ये पूरे न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई, ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन गया। ऐसा बुक में लिखा नहीं है, ऐसा सुधीर सर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इतनी बढ़ गई, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इतनी बढ़ गई, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इट सफर मोर रिपल्शन, क्योंकि आने वाला भी नेगेटिव और पूरी स्पेसिस भी नेगेटिव। भाई नेगेटिव नेगेटिव में होगा क्या? रिपल्शन ही होगा, मतलब इसकी एफिनिटी कम हो गई। आगे, बट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, बड़ी सी साइज है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बाकी की जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, आने वाला इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, हेंस एफिनिटी वैल्यू ऑफ Cl विल बी ग्रेटर देन फ्लोरीन। बेटा मैंने क्यों ऐसे बोला, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये डायग्राम देखिए एक्सप्लेन कराना था। आई होप ये डायग्राम को पकड़ के ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, अब तो आया होगा। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब ये जो एक्सेप्शन ऑर्डर आपको ग्रुप में देखने को मिलते हैं, मैं वो एक्सेप्शन ऑर्डर आपको दे रहा हूँ, पकड़ लो, बहुत काम की चीज है। एग्जामिनर एग्जाम में यही चीजें बार बार पूछ पूछ के बच्चों को परेशान करता है। क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड सर। अब देखिए बेटा, एग्जामिनर एग्जाम में यही चीजें बार बार पूछ के बच्चों को कंफ्यूज कराता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि बेटा ऐसा दिखे तो ऐसा लगा लो। क्या दिखे भाई? अगर आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड से आता है तो उसकी एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से बढ़ के होती है। कैसे? देखो भाई, ये एग्जांपल है, आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का। मुझसे पूछा गया भाई आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ऑर्डर लगाओ, मैं तो जानता हूं एफिनिटी किसकी ज्यादा है, Cl विल बी ग्रेटर देन फ्लोरीन, बाकी के एज इट इज। एक्सेप्शन किस मिल गई? वेरी गुड। बेटा ये 7th ग्रुप का था, आप 6th ग्रुप में भी आ जाइए। सर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम करके होता है नहीं होता है? हाँ बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम में भी आप देखो तो यहाँ पर सल्फर की वैल्यू ऑक्सीजन से बढ़ के हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच पीरियड एलिमेंट? ऑक्सीजन बिलोंग्स टू, यस, सेकंड पीरियड, और सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और जैसा कि मेरा डेफिनेशन है बेटा, एफिनिटी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, राइट बेटा, एफिनिटी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, will be greater than affinity value of second period। लेकिन ये जो मैंने लिखा के दिया ना बेटा 16 ग्रुप वाला, सल्फर की वैल्यू, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ये तो और एक्सेप्शनल का भी एक्सेप्शनल है। क्यों? अभी भी आपने पढ़ा था बेटा, इट इज हैविंग ए लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, क्योंकि सर ने बताए थे फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू एक्सोथर्मिक होती है, सेकंड एफिनिटी वैल्यू एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। किसकी बेटा? ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा किसकी है? सल्फर की है। चलो आप अभी इसमें चलो अपना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड पे आ जाओ बेटा। 7th ग्रुप, ये 6th ग्रुप, 5th ग्रुप पे आ जाइए बेटा। नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमोनी था और बिस्मथ था। अब इनकी एफिनिटी वैल्यू की बात कर रहा है वो। बेटा अब देखो सेकंड पीरियड कौन सा है और थर्ड पीरियड कौन सा है। वेरी गुड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में आप देखते हो तो भाई ये दोनों में चेंज, फास्फोरस की एफिनिटी वैल्यू नाइट्रोजन से ज्यादा है और नाइट्रोजन की एफिनिटी वैल्यू आर्सेनिक से ज्यादा है। आर्सेनिक की एंटी दिस वैल्यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये ऑर्डर आ गई। बेटा 4th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन की ज्यादा है कार्बन से, दैट मींस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, अगर आप इनमें भी देखते हो, राइट, तो ये भी ऑर्डर वही है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन एंड लेड, इट इज द ऑर्डर ऑफ एफिनिटी वैल्यू। बेटा ये सारे ऑर्डर में देखो, ये दो में चेंजेस,
ये दो में चेंजेस और ये दो में चेंजेस, लेकिन आपका ये वाला ऑक्सीजन सबसे नीचे चले गया। क्यों? सेकंड एफिनिटी वैल्यू बेटा एंडोथर्मिक होती है, सबसे कम वैल्यू आ गई इसकी एफिनिटी वैल्यू। एफिनिटी वैल्यू सबसे कम आ गई क्योंकि डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव है ना भाई। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ई की वैल्यू मोर 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 नेगेटिव, तो यही तो मोर नेगेटिव मतलब लोएस्ट ये वैल्यू ऑक्सीजन को आ गई है, राइट। ये तो आपको मैंने ग्रुप 17 से दे दिया, ग्रुप 16 से दे दिया, ग्रुप 15 से दे दिया, ग्रुप 14 से दे दिया। बेटा आजकल एग्जामिनर एग्जाम में क्या करता है, बच्चों को और कंफ्यूज कराता है। वो क्या करता है, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप का क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। किसका? ये दे दिया बेटा, नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, सल्फर दे दिया। करना क्या है देखो बेटा, बड़ा आसान है। ये दो कहां से आ रहे हैं? फिफ्थ ए से आ रहे हैं। बेटा ये दो कहां से आ रहे हैं? सिक्स्थ ए से आ रहे हैं। आप मुझे बताना, फिफ्थ ए सिक्स्थ में किसकी साइज छोटी है? सिक्स्थ की। स्मॉलर द साइज, हाँ बेटा, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द एफिनिटी। मतलब ये वाला सिक्स्थ ए की एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी देन द फिफ्थ ए। ये मान गए ना आप? बेटा फिफ्थ ए यहाँ है, सिक्स्थ ए यहाँ है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एफिनिटी इंक्रीजेस। सिक्स्थ ए की साइज छोटी तो एफिनिटी बड़ी। अब फिफ्थ ए की साइज बड़ी तो एफिनिटी कम, दैट इज छोटी हो गई। बेटा एन और पी में किसकी एफिनिटी ज्यादा है? वेरी गुड, एन और पी में पी विल बी ग्रेटर देन एन, ऐसी है ना, पी विल बी ग्रेटर देन एन, ये एफिनिटी है ना बेटा। फास्फोरस और नाइट्रोजन में फास्फोरस की वैल्यू ज्यादा है। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा है बेटा? सल्फर विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो पूरी ऑर्डर लगा दो ना बेटा, सल्फर विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन फास्फोरस, इट इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफिनिटी वैल्यू ऑफ चारों एलिमेंट्स। बन गया ना, सल्फर ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन एन। वैसे ही आपको क्या करेगा, फोर्थ और फिफ्थ को दे देगा। दे दूं मैं? देखिए बेटा, अब बोला फोर्थ कौन से? कार्बन सिलिकॉन, फिफ्थ नाइट्रोजन फास्फोरस। बेटा अरेंज ई ऑर्डर। तो आपको करना क्या है सर, ये आपका फिफ्थ से आ रहा है, ये आपका फोर्थ से आ रहा है। बेटा साइज में अगर देखो, इसकी साइज छोटी मतलब इसकी एफिनिटी ज्यादा और इसकी एफिनिटी कम। फिफ्थ की साइज छोटी है ना देन द फोर्थ स्मॉलर द साइज ग्रेटर द एफिनिटी। तो ग्रेटर द एफिनिटी मतलब आपको एन और पी में किसकी ज्यादा वैल्यू है बेटा? पी की ज्यादा है, राइट। और कार्बन सिलिकॉन में देखो बेटा, एज वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। लेकिन कार्बन सिलिकॉन में देखो सिलिकॉन की वैल्यू ज्यादा, तो अरेंज कर दो बेटा, सिलिकॉन विल बी ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन, फास्फोरस इट इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ एफिनिटी वैल्यू। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द एफिनिटी, सल्फर की वैल्यू ज्यादा है ओ से। बेटा ये फोर्थ फिफ्थ स्मॉलर द साइज ग्रेटर द एफिनिटी आना चाहिए ना, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा करा दिए। क्यों सर ऐसा क्यों करें? आप जानते हो फिफ्थ में P3 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। P3 कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में स्टेबल होता है, और सुधीर सर ने अभी अभी पढ़ाया बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की एफिनिटी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। एक्चुअली ये दोनों यहाँ SiC यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये P3 है, फिफ्थ की कॉन्फ़िगरेशन P3 है बेटा। P3 मतलब हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मतलब मोर स्टेबल, मोर द स्टेबल लेस द एफिनिटी। मतलब सिलिकॉन और कार्बन की वैल्यू सिलिकॉन की ज्यादा है देन द कार्बन, और इन दोनों की एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है देन द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये IIT मेंस में भी पूछा गया है और नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस के ऑर्डर पूछे गए हैं। प्लीज बेटा इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि रीजन यही है, P3 become more stable and greater the stability, less the
एफिनिटी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।